मेरे प्यारे सभी साथियों को नमस्कार। मैं संजीव कुमार आपके इस छोटे से चैनल सिंपल मैथमेटिक्स विद सिंपल स्टेप में स्वागत करता हूँ। काफ़ी टाइम से वादे चल रहे थे और हम वादों पे खरे नहीं उतर पा रहे थे। कुछ मजबूरियाँ थी या कुछ समस्याएं थी, कुछ काम थे जिनकी वजह से उनको निपटाते निपटाते हम बड़ा लेट हो गए आपके साथ आने में, आप सभी लोगों को सभी लोगों से किए गए वादे को निभाने में। फ़िलहाल देर आए दुरुस्त आए। मैं ये सोच रहा था कि आप लोगों को कंटेंट दूँ, काफ़ी अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँ और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा कंटेंट दूँ और आप लोग मेरे इस चैनल से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें ताकि मैं भी थोड़ा-सा मोटिवेट होता रहूँ और आप लोगों को कुछ अच्छा देता रहूँ। मैंने इस सीरीज़ में आज मैथ का पहला चैप्टर या मैथ की पहली कड़ी आपके साथ जोड़ने की कोशिश करी है। जैसा कि आप जानते हैं मैथ की जो पहली कड़ी है वो संख्या पद्धति से ही सब शुरू करते हैं, तो हम भी यही आज से संख्या पद्धति से शुरू करने की कोशिश करते हैं। यानी हम ज़्यादा बात ना करके सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। और जैसा कि हमने अपना टॉपिक रखा है क्या, संख्या पद्धति। क्या रखा है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। मैं अपने चैप्टर की शुरुआत या अपने मैथमेटिक्स की दुनिया की शुरुआत इसी से करता हूँ और इसी को सिखाने की कोशिश करता हूँ जो मैंने सीख रखा है अभी तक। तो सबसे पहले मैं इसकी भूमिका अगर बात करें इंट्रोडक्शन में हम कहें इंट्रोडक्शन, संख्या क्या होती है? संख्या आदिकाल से भाई शुरुआत हुई, भारत की दुनिया की शुरुआत हुई। संख्याएं तो हमारे पास थी नहीं। शुरुआत में हम लोग क्या करते थे, कुछ काउंट करना होता था तो हम लोग क्या लकड़ियों का प्रयोग कर लिया करते थे या कहीं लाइन की मतलब एक लकड़ियाँ होती थी उनको काउंट करके एक के लिए एक, दो के लिए दो, तीन के लिए तीन अपने पास रख लेते थे। तो ये पता चल जाता था कि हमारे पास संख्याएं कितनी हैं। हम लोग इस काउंट वन 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 करके, जैसे अब आज के टाइम में वन वन करके 4 हो जाता था। तो पहले क्या था, एक को एक, एक को एक, एक को एक, यही काउंटिंग में चलाते रहते थे। कभी कभी क्या होता था, एक रस्सी ले लिए, जो भी रस्सी बनी उस पर गांठ मार ली, एक गांठ, दो गांठ, तीन गांठ। अभी हम गिन पा रहे हैं तब हम केवल इनको गांठ से मिलाते थे, एक गांठ एक गांठ एक गांठ एक गांठ और एक और गांठ, इस तरह 5 गांठ कर दी। तो हम ये समझ जाते थे कि हाँ 5 संख्याएं होंगी, लेकिन तब हम इनको 5 गांठ नहीं कहते थे, बस गांठों से गांठ का मिलान करके ऐसे काउंट कर लिया करते थे। दूसरा क्या है, पत्थरों का उपयोग करते थे, छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे करते थे, पत्थरों का उपयोग कर लेते थे और पता चल जाता था कि हाँ कितने पत्थर हैं उतनी ही संख्याएं होती थी। जो भी जैसे अब शुरुआत में भेड़ बकरियां पाली जाती थी तो वो लोग क्या करते रहे होंगे, कितनी भेड़ें हैं इस चीज को काउंट करने के लिए क्या करते हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6 6 भेड़ें हैं तो लोग 6 पत्थर अपने पास कलेक्ट करके रख लेते थे। तो उससे क्या होता था, एक भेड़ को एक दे दिया, दूसरे को दूसरा दे दिया, तीसरे को तीसरा दे दिया, चौथे को चौथा, पांचवे को पांचवा, छठे को छठा। धीरे 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 क्या हुआ, हम लोगों ने इनको संकेतों में बांटा। हम लोग क्या किए, संकेत में आते रहे, इनको हम सांकेतिक भाषा में अपना यूज करने लगे, सिंबल्स बनाने लगे। धीरे धीरे अलग अलग तरह के सिंबल यूज होते रहे। बाद में हम भारतीयों को इस बात का गर्व होना चाहिए और इस बात का श्रेय भी जाता है कि हम लोगों ने अपना एक नंबर दिया, दशमिक पद्धति जिसे कहते हैं। 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 9 0 तो आ गया ना। इन 10 सिंबल्स, ये 10 प्रतीक हैं, इन 10 प्रतीकों से हम भारतीयों ने एक नंबर लिखना शुरू किया। अब इन नंबर्स का यूज करके हम क्या करने लगे, अब संख्याएं लिखने लगे। हम अब इन्हीं नंबर पे जितने भी हमारे पास ये 10 संख्याएं, टोटल कितनी है 10 संख्याएं,
इन्हीं 10 संख्याओं को यूज करके बड़ी से बड़ी संख्या लिखने लगे। धीरे धीरे आगे इनका सिस्टम हुआ, संख्याओं का आविष्कार हुआ, फिर पढ़ा लिखा, लोग धीरे धीरे इन पर काम करते गए। काम करते करते लोगों ने गिनतियां बना डाली। क्या बना डाली? गिनतियां। भाई हम लोग पहले हिंदी में गिनती लिखते थे, अब इंग्लिश में भी हो गए हैं। ठीक, हिंदी में क्या था? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये इस तरह से लिखते थे। पहले हिंदी गिनतियां थी। फिर इन्हीं को सिंबल्स के रूप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस तरह से रिप्रेजेंट करने लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस तरह से इनको हम रिप्रेजेंट करने लगे, सीखने लगे। इनके बाद इन्हीं नंबरों को मिला के जो हमारे 10 नंबर हैं, इन्हीं 10 नंबरों से मिला के हम लोग क्या करने लगे? संख्याएं लिखना स्टार्ट कर दी। जिससे लिखा क्या मैंने? 4499, 4499 ये संख्या बन गई। अब इतनी बड़ी संख्या पढ़ने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। अगर मैं लकड़ियां इकट्ठा करूं, गांठ मारूं, तो बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता था, उसमें हम काफी परेशान होते थे। तो इसके बाद हमने इन संख्याओं को लिखना स्टार्ट किया और इस तरह फिर बनाते बनाते बहुत सारी संख्याएं, आप तो संख्याओं के बारे में काफी कुछ जान लिए हम लोग कि हाँ संख्याएं क्या, कैसे क्या था। संख्याओं के बारे में लिखना, करोड़ों का हिसाब किताब करना। आजकल हमारे भारतीय सिस्टम दशमिक पद्धति जिसे कहते हैं, उसी की वजह से, या अरबिक अंक प्रणाली भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? अरबिक अंक प्रणाली, इसके द्वारा हमने इसको सीखा। नंबर, अब इसके बाद एक और आता है, जैसे हमारे पास संख्या लिखी है क्या? 4499, जैसे मैंने बड़ी संख्या लिखी 4499। इसमें दो चीजें आई। संख्या का एक मान होता है जातीय मान, एक होता है जातीय मान, एक होता है स्थानीय मान। क्या होता है? स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। क्या? प्लेस वैल्यू। और जातीय मान को हम लोग क्या करते हैं? कास्ट वैल्यू कह सकते हो। क्या कह सकते हो? कास्ट वैल्यू। जाति वाला कास्ट नहीं, जो हम लोगों ने बना रखा भारत में जातीय व्यवस्था, ये कास्ट वैल्यू। तो इनके बीच में हम मेन डिफरेंस, क्योंकि इस काफी टाइम हमको क्वेश्चन इन पे भी मिले हैं, स्थानीय मान और जातीय मान। तो जैसे हमारा ये है, लिखा है हमारा 4499, तो इसमें अगर हम देखें तो इनका जातीय मान क्या है? इनका स्थानीय मान यानी 4 इसका क्या है? जातीय मान है। इस 4 का जातीय मान 4, इस 4 का 9 का जातीय मान 9, इस 9 का जातीय मान 9। ठीक, यानी उस अंक की क्या वैल्यू है, वही उसका जातीय मान होता है। क्या होता है? वही उसका जातीय मान होता है। और स्थानीय मान क्या होता है हमारा? ध्यान से देखें, जैसे स्थानीय मान में इस 4 का स्थानीय मान क्या है? 4 और 1 2 3 यानी 4000 है। तो क्या है? इस 4 का स्थानीय मान क्या है? 4000। कितना है? 4000। और इस 4 का स्थानीय मान कितना है? 400। कितना है? 400। इस 9 का स्थानीय मान कितना है? 90। और दूसरे वाले 9 का स्थानीय मान कितना है? 9। कितना है? 9। तो ये इसके स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होते हैं? उस स्थान पर उसकी क्या वैल्यू है, उस स्थान पर उसकी क्या वैल्यू है, प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू, उसकी प्लेस वैल्यू, हमारी प्लेस वैल्यू क्या हुई? उस स्थान पर उस अंक की क्या वैल्यू है, क्या मान है। जैसे यहाँ 4, इस 4 का क्या मान है? 1000, क्योंकि ये 1000वें स्थान पर था। इधर से हम लोग पढ़ते नहीं क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसी तरह बढ़ते हुए हम लोग दाहिनी तरफ से बाईं तरफ को चले जाते हैं। ठीक है ना? तो यही हमारा स्थानीय मान और जातीय मान होता है। अच्छा, इस चीज को बताने के पीछे एक पर्पज भी था, क्योंकि छोटी छोटी परीक्षाओं में कभी किसी चीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यही हम पूछ लें आपसे, क्या पूछ लें?
ये एक हमारा लिखा पड़ा है, क्या रहा है, दोनों चार के स्थानीय मानों का योग। क्या पूछ रहा है, दोनों चार के स्थानीय मानों का योग। तो पहले चार का स्थानीय मान कितना है, 4000, दूसरे चार का स्थानीय मान 400, कितना हो गया, 4400 हो गया। कितना हो गया, 4400। और पूछ ले दोनों चार के स्थानीय मान और दोनों चार के जातीय मान का अंतर कितना होगा। देखो दोनों चार, ये दो चार है, तो इसका जातीय मान 4, दूसरे का जातीय मान 4, 4 4 कितना हो गया 8। इन दोनों का जातीय मान कितना हो गया 8 और स्थानीय मान कितना हो गया 4400। इनका अंतर पूछा तो क्या होगा, 4400 से हम क्या करें 8 घटा दें। क्या घटा दें 8, 10 से 8 गए, यहाँ कितना आ गया 2, यहाँ कितना बच गया 9 और यहाँ कितना 3, यहाँ कितना 4, 43,4392। यही अगर क्वेश्चन बढ़ा दिया जाए 7600, 7 या 76,492, इतना लिख दिया। और इसमें पूछा कि 6 के स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान कितना है 6000 और 6 का जातीय मान कितना है 600। कहते इन दोनों के बीच का अंतर बताओ, तो क्या करेंगे अंतर बता देंगे, 600 घटा देंगे, क्या होगा 10 से 6 गए 4, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, यहाँ कितना बचा 5। यही हो जाएगा इसका स्थानीय मान। और स्थानीय मान और जातीय मान के बीच अंतर, तो छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरह से कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए हमने क्या लिया जाना, जातीय मान और स्थानीय मान, जातीय मान और स्थानीय मान। जातीय मान मतलब कॉस्ट वैल्यू, स्थानीय मान मतलब उस स्थान पे उस अंक की क्या वैल्यू है, उस स्थान पर उस अंक की क्या वैल्यू है। ये तो हमारे जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में था, थोड़ी बातें कभी कभी पूछे जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। और इसके बाद आते हैं हम संख्याओं के बारे में फिर से, जैसा कि हम लोग जान रहे थे, क्या जानना चाह रहे थे। पहला आता है हमारा, जब सबसे पहली बात करते हैं हम लोग किसकी, प्राकृतिक संख्या, क्योंकि हम सबसे पहले प्राकृत से जुड़े हुए हैं। प्राकृतिक संख्या, सबसे पहली संख्या हम क्या लेते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। क्या लेते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, इनको अंग्रेजी में क्या, नेचुरल नंबर, क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, सबसे पहले क्या हुआ था भाई, प्राकृतिक संख्याएं, जैसे हमने क्या बताया कि हम लोग संख्याओं का उपयोग किस लिए करते थे, चीजों को गिनने में। तो गिनना हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, गिनना हम लोग कहाँ स्टार्ट करते हैं, जैसे किसी कहें संख्याएं बहुत सारी रखी हैं, 8-10 ठू रखी हैं कोई चीजें, तो हम लोग कहाँ स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास एक मार्कर है, तो मार्कर है तो हम क्या करेंगे, ये इसको कहेंगे क्या 1, फिर दूसरे को 2, फिर तीसरे को 3, हम क्या कहेंगे 1 2 और 3 संख्याएं हो गई हमारे पास। तो अब हम मतलब नेचुरल नंबर की बात करें, प्राकृतिक, यानी अगर प्रकृति में कोई चीज पाई जाती है तो उसको हम कहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं, गिनना तो कहाँ स्टार्ट किए 1 से। तो जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो क्या होती हैं, 1 से स्टार्ट होती है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह आगे बढ़ते हुए अनंत तक चले जाते हैं। क्या करते हैं, अनंत तक चले जाते हैं। इन संख्याओं की खोज सिर्फ गणना के लिए हुई थी, किस चीज के लिए हुई थी, गणना, चीजों को गिनने के लिए इन संख्याओं की खोज हुई थी। तो अगर पूछा जाए सबसे पहली प्राकृतिक संख्या थी क्या है, ये हमारी क्या है, सबसे पहली प्राकृतिक संख्या, सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 1 होती है, यानी फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1, फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1। और लास्ट नेचुरल नंबर, लास्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, लास्ट नेचुरल नंबर इसका कोई वैल्यू नहीं है, यानी इनफाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट को कभी फाइंड किया नहीं जा सकता, तो क्या होगा इनफाइनाइट, यानी इसका आंसर क्या होगा, नॉट फाइंड या नॉट डिफाइंड। ठीक, इसकी वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते, नॉट डिफाइंड है। तो प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर क्या होती हैं, जहां से हमारी गिनती की शुरुआत होती है। और इसके बाद हम क्या देखते हैं कि अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या है उसका अगला अंक प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, हम एक जोड़ देते हैं, जैसे 3 है,
3 में एक जोड़ा क्या मिला 4, 4 है 4 में एक जोड़ा क्या मिला 5, 5 है 5 में एक जोड़ा क्या मिला 6। अब हम ये नहीं करें 3 + 1 4, ये सेट हम क्या कहें 3 + 1 = 4, 4 + 1 = 5, 5 + 1 = 6, 6 + 1 = 7। इसी तरह मतलब किसी भी संख्या में यानी किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ दो तो उसकी अगली प्राकृतिक संख्या में प्राप्त हो जाती है। और शुरुआत कहाँ से होती है 1 से। 1 हमारी क्या है फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है 1, और लास्ट नेचुरल नंबर क्या है फाइंड नहीं की जा सकती। क्या नहीं की जा सकती है फाइंड नहीं की जा सकती है। इसके बाद हम लोग कहाँ हैं इनके योग पर बात करते हैं। प्राकृतिक संख्या समझ लिए ना सब लोग क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जहां से हमारी काउंटिंग यानी गिनती करना, किसी वस्तुओं को गिनना स्टार्ट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना। कोशिश ये कर रहे हैं कि आप लोग नोट भी करते रहें। अगर मान लो नोट करने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो को पुश करके रोक करके आप पहले नोट कर लें। मैं मैथ को बहुत तेज नहीं भगाऊंगा, मैथ के हर पॉइंट पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। कोशिश ये करूंगा कि कोई छोटा से छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो आपसे छूटे ना। इस पूरी डेडिकेशन के साथ मैं क्वेश्चन को करने की कोशिश करूंगा। अगर कुछ छूटता है तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं। ठीक, आप लोग इस पर नीचे कमेंट कर दीजिए कि ये छूट गया है, ये क्वेश्चन छूट गया है, ऐसे छूट गया है। तो ये चीज़ें हैं आपके बारे में आपसे उम्मीद करेंगे। तो कुछ हम कह रहे हैं क्या प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। अच्छा पहले बात करें क्या प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर, एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर क्या कर रहे हैं एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर। तो इनमें कुछ नियम हमने पढ़े हैं, जैसे क्या पढ़ा है संवरक नियम। क्या पढ़े हैं संवरक नियम। संवरक नियम मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी या रूल जो भी कह सकते हो, क्लोजर प्रॉपर्टी। संवरक नियम क्या होता है, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। तो संवरक नियम क्या कहता है कि अगर दो नेचुरल संख्याएं जोड़ी जाएं, क्योंकि एडिशन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा दो प्राकृतिक संख्याएं जोड़ी जाएं तो उनका योग कितना आना चाहिए प्राकृतिक संख्या ही आना चाहिए। जैसे पहला है हम अपना एग्जाम्पल ग्रुप में लेते हैं 8 को 7 में, तो 8 7 क्या हुआ 15। तो 8 भी एक क्या है नेचुरल नंबर। हाँ नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। 8 भी हमारा नेचुरल नंबर है और 7 भी हमारा नेचुरल नंबर है, और इससे जो मिला वो भी हमारा क्या है नेचुरल नंबर भी है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं संवरक नियम यानी नेचुरल नंबर किसका पालन करता है संवरक नियम का, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करता है। इसी तरह अगर देखा जाए तो अगली कोई संख्या ले लो 10 में क्या जोड़ दिए हम 15, क्या मिल गया 25, 10 15 25। तो 10 क्या है हमारा एक प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, और 15 भी क्या है एक प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, और 25 भी क्या है एक प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो अगर इस नियम की बात करी जाए तो क्या है ए एंड बी, इफ ए एंड बी कह सकते हो, इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन वी कैन से दैट a plus b is also belongs to नेचुरल नंबर। यानी इसी बात को मैंने एक भाषा में दे दिया कि अगर a और b आपकी प्राकृतिक संख्याओं से बिलोंग करती हैं तब क्या होगा a plus b यानी a और b का योग भी आपका प्राकृतिक संख्याओं से बिलोंग करेगा, तभी ये संवर्ग नियम का पालन करती हैं। तो हम क्या देखें कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं संवरक नियम यानी क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करती
हैं, कभी भी दो प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या ही होगी। दूसरा अगला नियम है क्रम विनिमय नियम। क्या अगला नियम क्या है, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। क्रम मतलब क्रमानुसार, क्रम विनिमय मतलब क्रम के अनुसार यानी कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव लॉ या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्रम यानी इस पर क्रम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, प्राकृतिक संख्याओं के योग में क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब अगर 5 + 8 लिखें तब भी, और चाहे 8 + 5 लिखें तब भी क्या होगा, 8 × 5 = 13। चाहे इधर हम लिखें 5 + 8 = 13 होगा, और 8 + 5 बराबर भी क्या होगा, 13। ठीक, अगर इसे दूसरा ले लें, क्या लिए, 6 + 3 ये भी 9 होगा, और 3 और 6 भी लेंगे क्या होगा, 9। यानी ये हमारा यानी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं हमारा क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। इसको अगर लैंग्वेज में लिखा जाए, क्या लिखा जाए, इफ A and B belongs to N, then क्या कह सकते हैं, A + B = B + A। यदि A और B हमारी प्राकृतिक संख्याओं से बिलोंग करती हैं तब A, चाहे हम क्या करें, A + B करें या B + A करें, दोनों कंडीशन में ये क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तीसरा जो नियम है इसका क्या है, सहचर्य नियम। अगला जो नियम है इसका क्या है, सहचर्य नियम। इन चीजों को हम महसूस करेंगे जब मैथ के इंटरनली पार्ट में जाएंगे, तो हमें लगेगा कि हाँ इन चीजों की हमें वहां जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं। और छोटे छोटे नियम है, हो सकता है आप लोगों को पता भी हो, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं कि हो सकता है ना पता हो, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी और आगे इनका यूज होगा। तो अगला जो नियम हमारा क्या है, सहचर्य नियम। क्या, सहचर्य नियम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या रूल्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम, जैसे अभी तक मैंने क्या पढ़ा, कि इनके क्रम को बदल देते हैं तब क्या होता है, तो इधर क्या पढ़ेंगे, क्रम ही बदलेंगे बस 3 संख्याओं के साथ। जैसे क्या होगा, इधर 5 + 3 + 8, और इधर क्या है, 5 + 3 + 8। इधर हम क्या करें, मान लो पहले क्या करें, 5 को 3 में जोड़ के तब 8 में जोड़ें, या 3 को 8 में जोड़ के तब 5 में जोड़ें, तब दोनों संख्याएं क्या होंगी, आपस में बराबर। यही हमारा सहचर्य नियम है। मतलब क्या हुआ, 5 × 3 = 8 + 8, इधर क्या होगा, 5 8 5 13, 8 5 13, 13 और 5 13 5 सॉरी 5 + 3 + 8, 5 3 8 8 8 16, इधर हो गया 16, और इधर क्या होगा, 8 3 11, 8 3 11 और 5 ये कितना हो गया, 16, 16 और 16। मतलब अगर हम 3 संख्याएं लेते हैं, 3 संख्याएं, क्या 3 संख्याएं लिए अलग अलग, कौन सी, 5 लिए, 3 लिए, 8 लिए। पहले हम 5 को 3 में जोड़ के तब 8 में जोड़े तब भी हमें 16 प्राप्त होगा, या 3 को 8 में जोड़ के तब 5 में जोड़े तब भी हमें क्या मिलेगा, 16 ही मिलेगा। ये हमारी क्या कहलाती है, सहचर्य नियम या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी हमारा जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, वो क्या होती हैं, सहचर्य नियम का पालन करती हैं। यानी अगर हम इसको लैंग्वेज में लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, लैंग्वेज में लिखना चाहें, तो क्या कह रहा है, इफ A, B and C are belongs to natural number, then we can say that A + B + C is equals to A + B + C। ठीक है, देन लिख सकते हो, देन ये हमारा सहचर्य नियम यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पालन करती हैं। और इसके बाद इनके कुछ और छोटे छोटे नियम हैं, देखते हैं कैसे हैं। जैसे पहला क्या कह रहा है, अगर कोई संख्या है
ए बराबर सी के है और बी बराबर भी सी के है, इफ कह सकते हो, इफ ए इक्वल्स टू सी एंड बी इक्वल्स टू सी, देन वी कैन से दैट ए इक्वल्स टू बी। क्या कह सकते हैं? ए इक्वल्स टू बी। यानी अगर कोई संख्या है पहले वो सी के बराबर है और फिर वही क्या मतलब ए है, ए वो सी के भी बराबर है और बी भी सी के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों संख्याएं भी आपस में क्या है? बराबर हैं। ठीक, अगर इसको दूसरे तरीके से देखा जाए कि अगर हम देखें क्या कि a बराबर b है और c बराबर d के, ठीक, ये तो अगर फर्स्ट हो गया। सेकंड की बात करें, इफ a बराबर b और c बराबर d, इसको है तो अगर हम इनको जोड़ लें, इनको साथ में रखें, यानी a बराबर b और c बराबर d को साथ में रख के जोड़ लें, क्या होगा? a और c, यानी a प्लस c बराबर कितना हो जाएगा? b प्लस d। तो हम क्या कह सकते हैं? if a equals to b and c equals to d and c equals to d, then we can say that a plus c equals to b plus d। ये हमारा क्या है? एक अगला नियम है कि जो है अगर संख्याएं ऐसे हैं तो उनका एक योग क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है ना। इसी तरह इसका गुणन, गुणन में भी ये सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। कौन कौन सी? आपका संवरक नियम, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, और एक चीज और वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसमें गुणन की बात करते हैं सबसे पहले, गुणन है ना, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में पहला तो उसका संवरक, संवरक, और फिर दूसरा क्या है? क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। पहला संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम और फिर साहचर्य नियम, तीनों का पालन तो करेगा। साहचर्य नियम तीनों का सेम ऐसे पालन करेगा। संवरक नियम में क्या है, क्या बताए थे? a and b belongs to natural number, then a into b also belongs to natural number। क्रम विनिमय नियम में क्या बताया था कि चाहे a into b करो या b into a करो, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम में क्या था? वही a into b, a into b into c या a into b into c, चाहे ऐसे करो चाहे। अगला एक नियम चौथा है वितरक नियम। क्या है? वितरक नियम, इसे कहते हैं बंटन नियम, बंटन नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। स्पेलिंग्स वगैरह देख लेना, तो मान लो कोई मिस्टेक मिस हो जाए तो। हम तीन नियम तो देख चुके हैं, वितरण नियम थोड़ा जानेंगे सही से कि तीनों नियम तो हमारे इजी थे, इसको भी थोड़ा सा है इजी, कोई दिक्कत नहीं है। वितरण नियम क्या कहता है? वितरण नियम हमारा जो है वो क्या क्या बताता है? देखिए ध्यान से, जैसे हमारे पास है तीन संख्याएं a, b और c, तीन संख्याएं ही हमारी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही हैं। तो इनका क्या है? जैसे हमने कहा b प्लस c को ऐड करते हैं, उसके बाद a से मल्टीप्लाई करते हैं, तब क्या होगा? इनटू ये हो गया। तो इससे इसके क्या होगा? a को b से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी a इंटू बी, और फिर ये क्या कर दिए? a इंटू सी। यानी चाहे तो हम दोनों को जोड़ के तब a से मल्टीप्लाई करें, या a को पहली संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, a को यानी b के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसी a को c के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करें? a में जोड़ें, तो ये जो प्राप्त होगी, यानी जो इनका वैल्यू प्राप्त होगा वो क्या होगा? हमारा इक्वल होगा, यानी बराबर होगा। क्या होगा? बराबर प्राप्त होगा। ठीक, ये तो उनके गुणन के बारे में हुआ। नेचुरल संख्याओं के बारे में हम लोगों ने छोटी छोटी चीजें प्राप्त करी। अब इसमें एक चीजें कभी कभी पूछती हैं, योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, सबसे कभी कभी छोटी छोटी चीजें पूछ लेता है। क्या होती हैं योगात्मक प्रतिलोम, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव? पहला है योगात्मक, योगात्मक प्रतिलोम, पहला योगात्मक प्रतिलोम। दूसरा है गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक
प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब हुआ इनवर्स, प्रतिलोम का मतलब हुआ इनवर्स, गुणात्मक मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, योगात्मक मतलब एडिटिव इनवर्स। इनवर्स क्या होता है? अपोजिट। प्रतिलोम मतलब उल्टा। सीधा सा योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होगा? अब योग में क्या होगा? एक संख्या 0 और मल्टीप्लिकेशन में एक संख्या 1, इन दोनों को हमें याद करना होगा। यानी अगर हमसे कोई संख्या पूछे कि इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा योगात्मक प्रतिलोम, तो हम कहाँ कंसंट्रेशन करेंगे? 0 पे। हम कंसंट्रेट करेंगे 0 पे। जैसे हमने पूछा 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो हम ध्यान दें इस 5 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि संख्या क्या हो जाए? 0। हम क्या देखें कि इस 5 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि वो संख्या क्या हो जाए? 0। वही हमारा योगात्मक प्रतिलोम होगा। तो इस 5 में हम क्या जोड़ें? माइनस का 5 जोड़ दें, बराबर क्या हो जाएगा? 0। अगर हम 6 की बात करें तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -6, ये भी 0। 7, अगर हम -7 की बात करें तो क्या होगा? इसका +7 होगा, संख्या 0 हो जाएगी। लेकिन ये 7 हमारा क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम यहाँ नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। नेचुरल नंबर में इसका योगात्मक प्रतिलोम 7 का योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त नहीं किया जा सकता, पूछा नहीं जा सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर है 5 और 6 तो नेचुरल है, लेकिन 7 नेचुरल नहीं है। अब इधर से पूछे तो ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है, इधर से पूछे तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर -7 नेचुरल कह देंगे, -7 तो -7 नेचुरल नंबर है ही नहीं है। तो हम क्या है, इस चीज को याद रखें कि ऐसी संख्या जैसे हमने पूछा कि 8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है? क्या कहेंगे? -8 काहे बराबर हो जाए? 0 के बराबर। ये तो बात हो गई हमारी योगात्मक प्रतिलोम से। अब कोई भी संख्या हो नेचुरल में भी प्राप्त किया जा सकता है, और बाकी संख्याएं आगे पढ़ाएंगे उसमें भी इन चीजों को याद रखना कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। बस आगे और चीजों के बारे में जानेंगे। अब इसके बाद हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बात करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव में हमने कहा है याद करने के लिए क्या बोला? 1 को याद रखो। यानी अगर कोई संख्या है 5, इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछें तो इसको पलट देते हैं, यानी इसको किससे मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या है? इस 5 को कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि इसका टोटल कितना आ जाए, इसका मान क्या आ जाए? 1। क्या आ जाए? 1। क्या आ जाए? 1। तो 1 आ जाए। 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/8। ये भी बराबर कहा क्या जाएगा? 8 के। ठीक है। 7 का मल्टीप्लिकेटिव तो 1/7, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। ठीक। अब इस तरह पूछ ले, अगर मान लो कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही संख्या है? ऐसी कौन सी संख्या है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही संख्या है? तो यहां हमने कौन सी संख्या देखी है? 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? 1। और इस तरह योगात्मक प्रतिलोम कौन सी ऐसी संख्या है जो, अब यहाँ तो चूंकि पूछेगा नहीं, नेचुरल 0 से स्टार्ट होता नहीं है, लेकिन होल नंबर में क्या होगा? इस चीज को पूछ सकता है अगर होल नंबर में, क्योंकि जब वो पूछेगा तो उस समय हमको ये नहीं डिफाइन करेगा कि हमने ये पढ़ क्या रहे हैं नेचुरल नंबर। अभी तो हम नेचुरल नंबर पढ़ रहे हैं, तो नेचुरल नंबर के बारे में नेचुरल नंबर के हिसाब से डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे क्या होगा? हम होल नंबर भी पढ़ेंगे, इंटीजर भी पढ़ेंगे, तो उस समय पूछेगा क्या? पूरे उसका योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा। तो हम सिर्फ यहाँ जानने की कोशिश करते हैं क्या योगात्मक प्रतिलोम क्या है और गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, ताकि आगे हमको इस चीज को फिर से दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े। एक सक्सेसिव नंबर पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? सक्सेसिव, अगला, है ना, यानी क्रमागत नंबर यानी सक्सेसिव नंबर। स्पेलिंग देख लेना। सक्सेसिव नंबर क्या है? क्रमागत संख्या, यानी क्रम से आने वाली संख्या। तो 5 के बाद क्या है? 1 जोड़ दो, 5 में जोड़ दो क्या आ गया? 6। 6 के बाद क्या था? 6 में जोड़ दो क्या है? 7। यानी किसी भी नेचुरल नंबर में अगर सक्सेसिव पूछ ले तो क्या करना है? उस संख्या में 1 जोड़ देना है। अगर आगे का पूछे, इसके पहले का
अंक बताओ या पहले की प्राकृतिक संख्या, तो एक जोड़ दो। अगर इसके बाद की क्रमागत पूछे तो क्या है, एक घटा देते हैं। जैसे 5 के बाद क्या आएगा, तो 5 माइनस 1 क्या, 5 के बाद 5 के पहले क्या, 5 माइनस 1 यानी 4। और अगर 5 के पहले पूछ ले, 5 के बाद, तो 5 1 6, 5 से पहले 4 और 5 के बाद क्या आएगा 6, यानी 5 के बीच में लिखें किधर, 4 से पहले आ रहा है, 4 से बाद आ रहा है और 6 से पहले, तो 5 कहाँ आ रहा है, 5 4 और 6 के बीच में आ रहा है। इससे क्या है, 5 के पहले कौन आ रहा है 4 और 5 के बाद कौन आ रहा है 6, तो एक जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5 के बाद की संख्या, और एक घटाएंगे तो क्या होगा, 5 के पहले की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक ना। तो इस तरह हम अगले की तरफ चलते हैं। हमने क्या बताया, अगला नंबर, चूंकि ये प्राकृतिक संख्या हो गई, प्राकृतिक संख्याएं फिर से एक बार देख लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है, क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जो हमने देखा वो क्या देखा, कि ऐसी संख्याएं जहां से हम गिनना स्टार्ट करते हैं, संख्याओं को गिनना स्टार्ट करते हैं, गिनने की गणना की शुरुआत करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जहां से हम गणना की शुरुआत करते हैं, गिनना शुरू करते हैं, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अगला है पूर्ण संख्याएं। क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर, होल नंबर। हमने क्या पढ़ा कि प्राकृतिक संख्याएं हमारी कहां स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके आगे चले जाते हैं इनफाइनाइट तक, तो हमारी क्या है, सब प्राकृतिक संख्या है। इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में हम क्या करें, जीरो जोड़ दें, तो हमारा क्या मिल जाएगा, होल नंबर यानी डब्ल्यू। होल नंबर को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ एक चीज हम देखें तो क्या है, पूर्ण संख्याओं में होल नंबर में हमने क्या बताया, सिर्फ नेचुरल नंबर के आगे जीरो लगा दो, वो क्या हो जाएगा, होल नंबर। तो यानी 1 से लेके ये सब क्या है, अगर हम कहें तो नेचुरल नंबर, क्या है, नेचुरल नंबर है, ये सब हमारी क्या है, नेचुरल नंबर। केवल जीरो एक ऐसी संख्या है, इट इज अ नॉट अ नेचुरल नंबर। क्या है, नॉट अ नेचुरल नंबर। क्या है, नॉट अ नेचुरल नंबर, ये चीज है। ठीक, अब जीरो, अच्छा नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक, नॉट अ नेचुरल नंबर। जीरो के बारे में एक प्रॉपर्टी ये है, जैसे 1 है इसमें जीरो जोड़ो तो क्या मिलेगा, वही संख्या मिल जाएगी। 2 है इसमें जीरो जोड़ो तो क्या है, 2 ही मिलेगी। 3 है इसमें जीरो जोड़ो तो क्या मिलेगा, 3। यानी जीरो की प्रॉपर्टी क्या है, जीरो यदि किसी नंबर के साथ जोड़ा जाता है तो वही का वही नंबर मिल जाता है। क्या है, जीरो जब किसी नंबर के साथ जोड़ा जाता है तो वही नंबर हमें प्राप्त हो जाता है। तो पूर्णांक संख्या, अब इनमें हम वही प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी अप्लाई करके देख सकते हैं। आप लोग इस चीज को अप्लाई करके देखिएगा कि ये चीजें फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। क्रम विनिमय नियम, वितरण नियम, बंटन नियम, कौन कौन सा नियम इसमें फॉलो कर रहा है, आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे पूर्णांकों की। क्या बात करेंगे, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, तो अगला पूर्ण संख्या समझ गए कि नहीं, पूर्ण संख्या जब समझ गए तो अगला जो नंबर होता है पूर्णांक, पूर्ण अंक। पूर्णांक यानी पूर्ण रूप से अंक, पूर्णांक, पूर्णांक यानी इंटीजर। इंटीजर क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, हमने पढ़ा क्या, अभी तक पढ़ा जीरो, भाई हमने क्या पढ़ा, 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक मैंने पढ़ रखा है भाई। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, जीरो लगा दिया, होल नंबर हो गया। अब होल नंबर की जरूरत क्या पड़ी, कैसे पड़ी, जैसे आप हैं, हम हैं, सब लोग हैं, हमारे पास अगर धन है तो हम पॉजिटिव हैं, पैसा है, ठीक है, कोई चीज है अगर संख्या हमारे पास है
तो हम पॉजिटिव हैं। अगर हमारे पास नहीं है, जैसे मान लो एक रोटी है हमारे पास है, जब तक वो रोटी हमारे पास है ठीक है, हमने एक रोटी हमारे पास प्लस में है कि हाँ प्लस प्लस का मतलब कोई चिन्ह नहीं लगे, इसका मतलब प्लस पॉजिटिव है। लेकिन हमारे पास रोटी नहीं थी, हमें भूख लगी थी, क्या लगी थी, भूख लगी हुई थी। तो भूख लगी तो हमने क्या किया, अपने एक मित्र से एक रोटी ली, अपनी भूख मिटाई, ठीक है, अपनी भूख मिटाई। तो यहाँ हमने अपनी भूख मिटाने के लिए एक रोटी तो ले ली, लेकिन उस रोटी को किसी मित्र से ली, अगली बार उसे लौटाना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको जानने के लिए कि हमने ये एक जो लिया है किसी और से लिया है, उस एक को, उस ऋण को दर्शाने के लिए, उधार को दर्शाने के लिए क्या हुआ, माइनस चिन्ह का उपयोग किया गया। तो 0 तक तो हम देख ही रहे थे। अब क्या हुआ, यहाँ से -1 स्टार्ट हो गया, फिर -2, फिर -3, फिर -4, इस तरह इन्फिनाइट तक, -इन्फिनाइट तक की संख्याएं आ जाएंगी। इधर उधर गया तो प्लस इन्फिनाइट। इन्हीं सब संख्याओं को मिला के हमारा क्या बन जाता है, पूर्णांक यानी पूर्ण अंक बन जाता है, ठीक है, पूर्ण अंक बन जाता है इन्हीं संख्याओं को। तो पूर्ण संख्याएं पूरी तरह से समझ में आई या नहीं आई। पूर्णांक कौन सी होती हैं, 0 से 0 को हम मिड में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं, ये हमारा मिड का टर्म है, सबसे बीच का टर्म है। इससे हम जितना आगे जा सकते हैं उतना ही पीछे भी जा सकते हैं। तो अगर हम इन सबको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें तो क्या होगा, संख्या रेखा पर हम एक साथ देखने की कोशिश करते हैं इन सब चीजों को, देखिए क्या समझ में आता है, क्या बताते हैं आपको। जैसे हमारे पास संख्या रेखा, एक लाइन की संख्या रेखा पर प्रदर्शन क्या होता है, एक लाइन खींचते हैं, इसमें हम 0 को बीच में किए, इधर गए दाहिनी तरफ जब जाते हैं पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 इस तरह 7 इनफिनिट तक। इधर जाए तो नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह माइनस इनफिनिट तक जाते हैं। अब हम क्या है, अगर हम कहीं संख्या कहीं पर बैठे हैं, मान लो यहाँ हम बैठे हैं, हमें आगे बढ़ना है, जैसे -3 में बैठे हैं, आगे बढ़ना है तो -3 में क्या की, एक जोड़ दिए तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, -2 पे। अब मान लो -2 पे बैठे हैं, 1 पे जाना है तो क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, -1 पे। -1 पे बैठे हैं, फिर क्या किया, एक जोड़ दिया, एक तो कहाँ मिल जाएंगे, 0 पे। 0 पे बैठे हैं तो 0 पे एक जोड़ दिया तो कहाँ मिल जाएगा, 1। तो यानी अगर हमें आगे बढ़ना है, कहाँ जाना है, दाहिनी तरफ, यहाँ से ऐसे यहाँ खड़े हैं, मान लो अब यहाँ अगर ऐसे खड़े होते तो इधर जा रहे हैं किधर, तो बाईं तरफ, इधर जाएंगे तो दाहिनी तरफ। लेकिन अगर ऐसे खड़े हैं तो दाहिना इधर हुआ, बायां इधर हुआ। तो आप अपने हिसाब से दाहिना और बायां समझते हैं क्या, अगर हम यहाँ खड़े हैं तो बायां ये हुआ और दाहिना ये हुआ। अब बोर्ड पे लिख रहे हैं तो क्या होगा, दाहिना इधर और बायां इधर। तो हम दाहिनी तरफ अगर जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एक जोड़ना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है, एक जोड़ना पड़ रहा है। अगर बाईं तरफ आ रहे हैं तो क्या हो, एक घटाना पड़ रहा है, एक कम करना पड़ रहा है, घटाना पड़ रहा है। तो अगर हम देखा जाए तो 0 के दाहिनी तरफ क्या है, पॉजिटिव, और 0 के बाईं तरफ क्या है, नेगेटिव। अब हमने क्या क्या पढ़ी, 3 चीजें पढ़ रखी हैं। क्या क्या पढ़ी हैं, 3 चीजें। 3 चीजों में क्या क्या पढ़ रखा है, सबसे पहले हम देखते हैं क्या, 0 यहां से हमारा क्या है, ये यहां से लेके बाकी सब क्या है, नेचुरल नंबर, इनफाइनाइट तक ये क्या है, नेचुरल नंबर। और यहां से लेके 0 से लेके क्या है, होल नंबर, ठीक। और उसके बाद क्या है, ये सब पूरा हमारा क्या हुआ, इंटीजर या जेड या आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते, जेड या आई से। इसको हम क्या करते हैं, जेड या आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इधर देखें तो ये क्या है, निगेटिव इंटीजर, सॉरी निगेटिव इंटीजर, ये क्या है हमारा, निगेटिव इंटीजर। और यहां से इधर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। और 0 क्या है, ना पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव, ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव, ये क्या है, न्यूट्रल है। तो हमने आज जाना क्या, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं, दूसरा होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं, फिर क्या जाना, पूर्णांक यानी इंटीजर, सबके बारे में जाना।
सब पर होने वाली प्रॉपर्टी, अप्लाई होने वाली प्रॉपर्टियों के बारे में जाना। अब इन पर भी अपना संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम, एसोसिएटिव नियम, कौन कौन सा नियम अप्लाई होता है आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर इसके आगे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हो सकता है थोड़ा वीडियो थोड़ा आपको छोटा लगे, धीरे धीरे हम इसका लेंथ बढ़ाने की कोशिश करेंगे और छोटा ज़्यादा बहुत बड़ा बोरिंग वीडियो नहीं बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग भी पढ़िएगा, जैसा रिस्पॉन्स हो बताइएगा और कोशिश करिएगा कि हमारे साथ जुड़े रहने की। और अगर कोई कमी होती है या कुछ इंक्लूड करना है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जल्द ही हम आपको एक नया नंबर प्रोवाइड करेंगे जिससे आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमसे जुड़ सकेंगे। सभी लोगों को पुनः धन्यवाद और आप सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि हमारा ये चैनल, जिसकी मैं शुरुआत करना चाह रहा हूँ कुछ अच्छे इरादों के साथ, तो आप सभी लोग इस चैनल का प्रचार प्रसार थोड़ा सा करते करें। मैं वादा करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा, जितना मुझसे हो सकता है, जितना मुझे टाइम मिलता है उसमें कुछ अच्छा देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सभी लोगों को पुनः धन्यवाद, नमस्कार।